हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। द कास्ट इम्पेरेटिव इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इस साल की सेंसस के यानी जनगणना के कास्ट के डेटा को भी इंक्लूड करने पे। जनगणना कुछ इस तरीके से होगी कि आपको ये पता लगेगा कि किस जाति में कितना विकास हुआ है पिछले 10 सालों के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जनगणना में जाति को शामिल करने का। आज का क्विज देख लो अपना। आर्टिकल को पढ़ेंगे, ये सभी क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने हैं। ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, एवरीथिंग विल बी, ईच एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश विल बी कवर्ड इन दिस क्विज। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ क्विज के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी द कास्ट इम्पेरेटिव। देखिए, इम्पेरेटिव एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शायद ये आपका फ़र्ज़ है, शायद ये आपकी कोई इमरजेंसी है, कोई भी ऐसा काम जो आपको अटेंड करना ही करना है। और कास्ट का मतलब होता है आपकी जाति। कह रहे जी ऐसे ही जाति से भी एक इम्पेरेटिव जुड़ा हुआ है। आपकी जाति से एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें सभी को अटेंड करनी है। अब वो क्या इम्पेरेटिव है, क्या ड्यूटी है, वो बात की जा रही है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एन अपडेटेड कास्ट सेंसस। बात हो रही है उस सब्जेक्ट की, उस मुद्दे की जिसमें एक अपडेटेड कास्ट की सेंसस करवाई जाएगी, यानी कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। सेंसस मतलब 10 साल में होने वाली जनगणना। समझ में आ गया सेंटेंस? चलो, इम्पेरेटिव वर्ड आप देखते ही हैं, बहुत ज़रूरी, आपकी ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, अर्जेंसी के लिए यूज़ होता है। आपकी पढ़ाई आपका इम्पेरेटिव है, आपका करियर आपका इम्पेरेटिव है। अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जी कास्ट सेंसस इवन इफ मॉरली फ्लॉड कैन हेल्प इन टारगेटिंग ऑफ कोटा बेनिफिट्स। करे कास्ट की जो यानी जातिगत जनगणना जो है, लोगों से सेंसस के अंदर उनकी कास्ट पूछना, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर आपका डेटा निकालना कि इस कैटेगरी के लोग इतने आगे बढ़ गए, इस कैटेगरी के लोग इतने पीछे रह गए। कह रहा है ऐसी जो जनगणना है ना, चाहे वो नैतिक तौर पे कितनी भी फ्लॉड हो, चाहे वो मॉरली कितनी भी गलत हो। फ्लॉड का मतलब होता है फॉल्टी, इम्परफेक्ट। नैतिक तौर पे तो गलत ही है। ऐसी सेंसस करवा के आप देश में जातियों को और मजबूत करेंगे, जातिगत व्यवस्था को मजबूत करेंगे। कह रहे हैं जी चाहे कितनी भी खराब ये प्रोसेस हो कास्ट की सेंसस, लेकिन ये मदद करेगी, हेल्प करेगी टारगेट करने में कोटा के बेनिफिट्स को, रिजर्वेशन के फ़ायदों को। तो भारत जैसे इम्परफेक्ट कंट्री में, जहाँ पे आधा देश कोटा पे चलता है और कोटा की मारामारी है और झगड़े बहुत हैं, वहाँ पे ये गलत काम करने में भी कोई हर्ज नहीं है अगर कर देते हो और कोटा को स्ट्रीमलाइन कर लेते हो इसके हिसाब से। आगे बात समझ में? बस आज का यही आर्टिकल की समरी है पूरे की। कास्ट सेंसस की वर्ब है कैन हेल्प। सेंसस आप समझ गए हैं, 10 साल में होने वाली जनगणना। 10 साल में होने वाली किसी भी काम के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, DECENNIAL, डिसेनियल। 10 साल में होगा तो डिसेनियल। डिसे मतलब 10 है ना, डेस मतलब 10, एनियल मतलब 10 साल में एक बार। चलिए, तो ये वर्ड आगे आर्टिकल में देखेंगे। अब जल्दी से सारे आर्टिकल की वोकैब आपको दिखा देते हैं ताकि आप आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। कोशिश ये रहती है कि आधे पौने घंटे में आपको 2-3 घंटे का मसाला मिल जाए, जो आप सेल्फ स्टडी करके करने वाले थे ना, जो चीज़ करने वाले थे 3 घंटों में। उसी के जिन बच्चों को ज़रूरत है गाइडेंस और सपोर्ट की अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो ज़रूर ही डाउनलोड करें YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज, जैसे कि राइटिंग का कोर्स है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको मैं इंग्लिश में लिखना सिखाता हूँ। पहले थ्योरी, फिर साथ में प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस। किसी भी एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्टिव आप इससे क्रैक कर सकते हैं, चाहे UPSC हो, CAPF हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो। 60 to 80 आवर्स का कोर्स है, फ़ायदा ले सकते हैं, हज़ारों लोग ले चुके हैं। बेसिक से सिखाने वाला कोर्स है राइटिंग का। इसी के साथ में आपको कोर्स मिलेगा बैंकिंग का। बैंकिंग कोर्स में बैंक के सारे एग्ज़ाम्स, क्लरिकल, PO, प्रीलिम्स, मेंस, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करवाया जाता है, बिल्कुल लॉजिक के साथ में। SSC का कोर्स भी अवेलेबल है। SSC के सभी एग्ज़ाम्स का प्रीलिम्स और मेंस इसमें कवर्ड है। हर क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में आपको यहाँ तैयार करवाया जाता है। मार्क्स को सीधे सीधे बूस्ट करने के लिए SSC बैंक कोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ये टीम का व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है आज की, द कास्ट इम्पेरेटिव। हर दिन की अलग वोकैब शीट आपको मिल रही है। इसमें स्क्रॉल करते जाओ नीचे नीचे, जैसे जैसे जाओगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिंक के साथ में आपको वीडियो की वोकैब मिल जाएगी, हर क्लास का वोकैब। आज के वर्ड हैं 5-6 इम्पेरेटिव से शुरू करेंगे फिसाइल तक। इम्पेरेटिव आपने अभी देख ही लिया।
एक एसेंशियल और अर्जेंट ड्यूटी, एक ऐसा फ़र्ज़ या ऐसी इमरजेंसी जो आपको अटेंड करनी ही करनी है। आपकी पढ़ाई, आपका करियर, है ना, आपके घर वालों की बेहतरी, ये आपका इम्पेरेटिव है। इट इज़ एन इम्पेरेटिव दैट द गवर्नमेंट शुड कट डाउन इट्स इम्पोर्ट बजट। ये एक ज़रूरी चीज़ है, एक इम्पेरेटिव है, एक ड्यूटी है एसेंशियल कि सरकार अपने इम्पोर्ट बजट को कम करे, अपने आयात बिल में रिडक्शन लेकर के आए। इम्पेरेटिव को नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन या एग्जिजेंसी बोलते हैं। आज ये वर्ड आर्टिकल में इम्पेरेटिव आप देखेंगे। अगली फ्रेजल वर्ब है स्टेम फ्रॉम। देखिए स्टेम का मतलब होता है तना, और तने से जो है ना, ऐसा कहते हैं पूरा पेड़ उसी पे टिका होता है। तना मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में स्टेम बोलते हैं। थोड़ा सर्च करोगे नेट पे तो ये वर्ड आप समझ जाओगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो तने से अगर पूरा पेड़ निकलता है तो स्टेम फ्रॉम फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी वही है, किसी चीज़ का कहीं से ओरिजिनेट होना, इमर्ज होना। आई बात समझ में? स्टेम होना, जैसे तने से पेड़ निकलता है वैसे ही स्टेम फ्रॉम करके आप कोई चीज़ को कहीं से ओरिजिनेट करवाते हो। द पैंडमिक हैज़ स्टेम्ड फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। पैंडमिक ओरिजिनेट हुई है, पैदा हुई है, स्टेम फ्रॉम हुई है, निकल करके आई है चाइना की लापरवाही से, चाइना की नेग्लिजेंस से। अब देखो स्टेम फ्रॉम को अपीयर फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, क्रॉप अप फ्रॉम, अराइज फ्रॉम किसी भी फ्रेजल वर्ब से बता सकते हो। सब में फ्रॉम लगा हुआ है, बस ये याद रखना। एमिनेट एक एडवांस वर्ड है, स्टेम का सिनोनिम है ना, एमिनेट। चलिए अगला वर्ड है आज का पर्टिनेंट। देखिए पर्टिनेंट का मतलब होता है जो संबंधित हो, रेलेवेंट हो। जैसे अगर इंग्लिश की क्लास चल रही है और इंग्लिश के टीचर से इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं, वो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इंग्लिश के टीचर से अचानक से पॉलिटिकल साइंस की बातें करने लगें तो आपकी बातें पर्टिनेंट या रेलेवेंट नहीं होंगी। समझ में रहो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये वर्ड को कैसे आप कनेक्ट करोगे दिमाग में, है ना। संबंधित हो, जुड़ा हुआ हो, पर्टिनेंट हो, रिलेवेंट हो। द मोस्ट पर्टिनेंट कंसर्न फॉर यूरोप टुडे इज़ एन एनर्जी क्राइसिस इन विंटर्स। सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट कंसर्न है, जो पर्टिनेंट चिंता है, किसके लिए? यूरोप के लिए। वो आज क्या है? एक एनर्जी का क्राइसिस विंटर्स में, यानी सर्दियों में। सर्दियाँ तो चली गई, ये सेंटेंस 1 साल पहले बनाया था, है ना। सर्दियाँ चल के अब गर्मियाँ भी आ गई। पर्टिनेंट को रिलेटेड या अप्रोप्रिएट भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुराने सेंटेंसेस चेंज करूँगा मैं, एक दिन टाइम मिलेगा ना तब। अगला वर्ड है टेंटमाउंट। टेंटमाउंट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बराबर, इक्विवेलेंट, टेंटमाउंट। आर्मी रेजीम्स आर टेंटमाउंट टू डिक्टेटरशिप्स। आर्मी से बनने वाले रेजीम्स जो हैं वो बराबर हैं तानाशाही के, डिक्टेटरशिप के। ठीक है, दो चीज़ें जब एक जैसी ही हों, एक दूसरे के बराबर आ रही हों तो वो टेंटमाउंट हो जाती हैं। इसको इक्वल भी बोल सकते हैं टेंटमाउंट को। याद रखेंगे इक्वल, इक्विवेलेंट, टेंटमाउंट अपने बाद में लेंगे टू। इफ़ समथिंग इज टेंटामाउंट टू अनदर थिंग तो फिर टू ही लगाना है। टेंटामाउंट विद, बाय, फॉर, है ना, ऐसा कुछ और नहीं लगाना है। दोनों के बाद में टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। आगे आर्टिकल में आएगा ये वर्ड, तब दिखाऊंगा। चलिए लास्ट वर्ड है आज का फिसाइल। देखिए फिसाइल वर्ड क्या, सिंपल सा मीनिंग पता क्या है? सहज और सरल। सहज और सरल, लेकिन इतना सहज और इतना सरल, इतना स्मूथ और इतना रिफाइंड कि वो चीज़ में डेप्थ ही ना हो, वो चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई ना हो। जैसे मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो सुनने में अच्छी लगे, सहज लगे, सरल लगे, लेकिन वो बात आपके काम ना आए, उस समस्या का कोई हल ना निकले उस बात से, तो वो एक फैसाइल बात हो जाएगी। ऊपरी ऊपरी चीज़ें नहीं होती, सुपरफिशियल सी, सहज। चलिए अब इसको यूज़ करके देखते हैं। द मैनेजमेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज फैसाइल एंड अनप्रैग्मेटिक। मैनेजमेंट का जो सोल्यूशन था इस प्रॉब्लम के लिए वो फैसाइल और अनप्रैग्मेटिक था। वो स्मूथ और रिफाइंड था लेकिन व्यवहारिक नहीं था, डेप्थ नहीं थी उसमें, सुपरफिशियलिटी थी। समझ गए? जैसे कुछ लोग हैं, कुछ राइटर्स आप देखना अंग्रेजी में बहुत पेचीदा अंग्रेजी लिखेंगे, लेकिन उनकी बात का मीनिंग निकालोगे तो आपको लगेगा सोच के कि यार ये बात तो कोई बात ही नहीं है ना। तो ऐसी राइटिंग जो होती है फैसाइल राइटिंग होती है ऐसे राइटर्स की। चलिए वर्ड जहाँ पे आएगा वहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दे किस बारे में लिखा हुआ है। देखो ये सारी जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं बीजेपी की, सब ने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया है इस साल की सेंसस को, यानी कि जनगणना को, जो 2021 में हो जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई है, उसको कास्ट बेस्ड रखा जाए ताकि देश में कास्ट का स्टेटस पता लगे। भाई 100 साल से 50 साल से रिजर्वेशन चल रहा है अलग अलग जातियों को, अलग अलग कैटेगरीज़ को, अलग अलग फील्ड्स में, तो उस रिजर्वेशन का भारत में कितना फ़ायदा हुआ है ना, तो ये चीज़ें हमें पता लगें। लास्ट जो सेंसस हुई थी वो हुई थी 1921 में। इस तरह की 100 ईयर्स हो चुके हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ऐसी सेंसस जो है ना, इससे एक नुकसान ज़रूर होगा, हमारे देश में जातियाँ और मजबूत हो जाएंगी।
है ना, मैं बनिया हूँ तो ब्राह्मण है, ये सब चीज़ें और ज़्यादा होने लगेंगी जब सेंसस में कागज़ों में ऐसा डेटा छपने लगेगा। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होगा कि भारत जैसा देश जिसमें आज भी कोटाज़ के ऊपर पूरी राजनीति चलती है और सामाजिक सिस्टम चलता है, वहाँ पे कोटाज़ को टारगेट करने में आपको बेनिफिट होगा। तो कास्टलेस सोसाइटी हमें बनानी है, लेकिन आज हम तैयार ही नहीं है कास्टलेस सोसाइटी के लिए। इतने रिजर्वेशन जब देश में चल रहे हों तो ऐसी सेंसस करवाना बिल्कुल भी गलत चीज़ ना है। आज इसकी यही समरी है। समरी के साथ में टोन दी है इसलिए एनालाइज करके कास्ट बेस्ड सेंसस के फ़ायदे और नुकसान आपको बता रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर टोन कैसे निकलेगी। अगर आर्टिकल में खुशी जाहिर की गई हो किसी काम के लिए तो वेलकमिंग टोन, अगर किसी चीज़ को एनालाइज़ किया गया करके विश्लेषण दिया गया हो तो एनालाइजिंग टोन, अगर किसी को गालियाँ निकाली हों, किसी को बुरे से क्रिटिसाइज़ किया हो तो क्रिटिसाइजिंग टोन। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसी बड़ी बड़ी बातें की गई हों भगवान की, डिविनिटी की, तो फिलोसफिकल टोन। तो आर्टिकल को आपको मेन जो है ना पढ़ के पता लगता है कि ये किस तरह की बात मुझसे कर रहा है। ये आर्टिकल मुझसे एनालिसिस दे रहा है पूरे हर जगह पे, तो एनालाइजिंग टोन है। सहज रह करके टोन्स निकाली जा सकती हैं, है ना। शुरू करते हैं। करेजी विद द कांग्रेस पार्टी joining the chorus for an updated caste census, there seems to be an emerging consensus among the political opposition on the need for this exercise. सबसे पहले बताएगा कि देश में सेंसस की मांग उठा कौन रहा है। करेजी विद यानी साथ ही, और किसके, कांग्रेस पार्टी के ज्वाइन करने के साथ ही, मिल जाने के साथ ही, और किस में, उस कोरस में, उस कलेक्टिव डिमांड में। कोरस का मतलब होता है जब 50, 100, 200 लोग मिल करके कोई गाना गाते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कभी चर्च में, मूवीज़ के अंदर देखा होगा, है ना, बहुत सारे लोग मिलके एक गाना गाते हैं, एक साइमल्टेनियस अटरेंस होती है, उसको बोलते हैं कोरस। कह रहा है जी कांग्रेस पार्टी के भी इस समूह गान में, इस कलेक्टिव वॉइस में ज्वाइन कर देने के साथ ही, और ये कलेक्टिव साउंड है एक अपडेटेड कास्ट सेंसस के लिए 100 साल बाद फिर से जाति की जनगणना के लिए। कह रहा है ऐसा होने के साथ ही, विद होने के साथ ही, हुआ क्या। कह रहा जी हुआ ये कि दिखाई देती है देयर सीम्स एक बढ़ती हुई कंसेंसस, एक बढ़ती हुई सहमति, और किसमें, सियासी अपोजिशन में, पॉलिटिकल विपक्ष में, और किस चीज़ को लेके, उस नीड को लेकर के, ज़रूरत को लेके जो है इस एक्सरसाइज की, जो है इस काम की। तो भैया सबसे पहले तो दूसरी पार्टियां, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये शोर मचा रही थी कि सेंसस करवाओ, हमें चेक करना है ओबीसी का क्या हुआ और यादवों का क्या हुआ। अब अल्टीमेटली जब कांग्रेस ने भी इनके कोरस को ज्वाइन कर लिया और कह दिया कि हम भी तैयार है, कास्ट बेस्ड सेंसस को सपोर्ट करते हैं, तो अब भैया यही देख करके लगता है कि पूरा पॉलिटिकल अपोजिशन जो है ना, अब उसमें सहमति बन चुकी है कि इस साल तो सेंसस होनी ही चाहिए कास्ट वाली। सेंसस आपका सब्जेक्ट है, कंसेंसस आपका सब्जेक्ट है। सेंसस अलग वर्ड है, कंसेंसस अलग वर्ड है। सेंसस का मतलब जनगणना, कंसेंसस का मतलब है सबकी सहमति, सबकी जो है यूनानिमिटी। कंसेंसस की वर्ब होगी सीम्स, देर से शुरू हुआ है क्लोज, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। कोरस का मतलब आप समझ गए हैं, समूह गान, कलेक्टिव वॉइस। जब बहुत सारे लोग मिलके एक ही बात पे शोर मचाते हैं तो वो होता है कोरस, गाना वाना गाते हैं ना। आगे बढ़े। कह रहा है जी वाइल द पार्टीज कमिटेड टू रिजर्वेशंस इन द नॉर्दर्न बेल्ट, अब बीच में बता रहा है कौन सी पार्टियाँ हैं, एसपी और आरजेडी इन पर्टिकुलर, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल खास करके। कह रहे हैव मेड दिस डिमांड एज अ रिएक्शन टू द एक्सपेंशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अमंग फॉरवर्ड कास्ट यूजिंग इनकम क्राइटेरिया। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहे जहाँ पे जो पार्टियाँ हैं उन्होंने कमिट किया रिजर्वेशन को नॉर्दर्न बेल्ट में, ऐसी पार्टियां जो कि वचनबद्ध हैं, कमिटेड हैं रिजर्वेशन को लेकर के नॉर्थ इंडिया में। और कौन सी ये पार्टियां भाई, ये दो वो पार्टियां हैं जो रिजर्वेशन के हिसाब से बनी हैं, जो जातिगत जो है ढांचे के ऊपर टिकी हुई हैं। एसपी जो यूपी में और आरजेडी जो आपके बिहार में। कह रहे इन पार्टियों ने ना, रिजर्वेशन पे टिकी पार्टियों ने मेक किया है इस डिमांड को, मांगा है इस चीज़ को, और कैसे, एक रिएक्शन के तौर पे, एक प्रतिक्रिया के तौर पे, जो है एक्सपेंशन की यानी बढ़ा दिए जाने की, आरक्षण के फ़ायदों को, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तक, ईडब्ल्यूएस तक। और ईडब्ल्यूएस कौन है भाई, ये वही ईडब्ल्यूएस हैं जो फॉरवर्ड कास्ट में आते हैं, जो अगली जातियों में शामिल हैं। और कैसे मिला इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट, यूज़ करते हुए, इस्तेमाल में लेते हुए इनकम के क्राइटेरिया को, इनकम के मापदंड को। तो कह रहे जहाँ पे नॉर्दर्न बेल्ट की पार्टियों ने ईडब्ल्यूएस कोटा के सामने रेट करते हुए
अपना ऑपोजिशन जाहिर करते हुए इस साल सेंसस की मांग की है कास्ट वाली। कह रहा है वहीं पे हुआ क्या, कह रहा है हुआ ये द कांग्रेस पिवट टुवर्ड्स सपोर्टिंग दिस स्टेम्स फ्रॉम द पार्टीज न्यू पॉलिटिकल एम्फेसिस ऑन एक्सपेंडिंग इट्स सपोर्टर बेस। कह रहा है वहीं पे कांग्रेस का रीजन कुछ हो रहा है मांगने का। कांग्रेस का जो पिवट है, कांग्रेस का जो झुकाव है, पिवट का मतलब है इंक्लिनेशन या झुकाव किसी चीज़ की तरफ, जो झुकाव है इस चीज़ की तरफ, और किस चीज़ की तरफ, इस चीज़ को सपोर्ट करने की तरफ। कह रहे वो झुकाव स्टेम फ्रॉम होता है, निकल करके आता है, इमिनेट या ओरिजिनेट फ्रॉम होता है कांग्रेस पार्टी के नए सियासी इम्फेसिस से, नए सियासी जो है जोर से। इम्फेसिस मतलब किसी चीज़ पे पूरा फोकस, और ये जोर या फोकस है एक्सपेंड करने का अपने सपोर्ट बेस को, अपने वोटर बेस को। तो आरजेडी एसपी तो इसलिए कह रहे हैं कि ये करवाओ क्योंकि इनको लगता है कि ईडब्ल्यूएस सेक्शन को कोटा मिल गया थोड़ा सा गलत इनकम क्राइटेरिया यूज़ करके। तो फिर नई सेंसस आएगी तो उसमें ये दिखा देंगे कि हमारे यादवों के भी बहुत कम जो है इनकम क्राइटेरिया है, तो आप जो है हमारा कोटा जो है ईडब्ल्यूएस को ना दें। तो आरजेडी और एसपी का तो ये रीज़न है सेंसस को मांगने का। लेकिन कांग्रेस का रीज़न कुछ हो रहा है। कांग्रेस का रीज़न निकल करके आता है कांग्रेस के उस एम्फेसिस से जिसमें इनका पूरा क्लेम, पूरा जो जोर अब यही है कि कैसे भी करके अपना सपोर्ट बेस बढ़ाएं, नए वोटर्स को अपनी तरफ लुभाएं। ये लंबा सेंटेंस इस तरीके से आपने ब्रेक करके पढ़ा। अब ये खुद करना होता है पहले, सुबह में जब आपको आर्टिकल मिल जाता है 7 बजे, दिन में करके रखा करो, 6-7 बजे तक, रात को शाम को रेडी रहा करो। शाम की क्लास होती है जो आपने दिन में पढ़ा है उसको मैच करने के लिए। अरे बात समझ में, जो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं ना वो सारा नुकसान कर रहे हैं अपना। खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए सब्जेक्ट वर्ब को फटाफट से मैच कर लेते हैं। पार्टीज़ की वर्ब है, पार्टीज़ की वर्ब है हैमेट। कमिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो पार्टियाँ जो कमिटेड हैं, वो जो वचनबद्ध हैं। पिवट की वर्ब है स्टेम्स फ्रॉम। पिवट का मतलब है झुकाव। स्टेम फ्रॉम होना, इमिनेट फ्रॉम होना, अपीयर फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम, किसी चीज़ का कहीं से निकल करके आना। बस इतना सेंटेंस था। क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, पोडिया, पोडियम, जानते हो ना ये भाई, ओ एन लग गया, यू एम लग गया तो सिंगुलर। अगर क्राइटेरिया में ए लग गया तो क्राइटेरिया हो गया प्लूरल। बैक्टीरिया में पीछे ए लग गया तो बैक्टीरिया हो गया प्लूरल। ये एक बैक्टीरियम है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ये एक मापदंड है, ये एक क्राइटेरियन है, ये बहुत सारे मापदंड है, बहुत सारे क्राइटेरिया। तो ये जो इरेगुलर नाउन्स है ना, इनको याद रखना है आपको। फिनोमिनन, फिनोमिना, पोडियम, पोडिया, करिकुलम, करिकुला, डेलीरियम, डेलीरिया। डेलीरियम होती है एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और एजिटेशन। आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, बहुत एकदम पागलपन आ जाता है ना दिमाग पे, उसको बोलते हैं डेलीरियम। अगर उस स्टेट का प्लूरल बनाना है उस अवस्था का तो डेलीरिया। अब ये 3 मैंने नए ऐड कर दिए हैं रेगुलर नाउन्स, स्कीमा, डोगमा और एनिग्मा। स्कीमा का मतलब होता है स्कीम, डोगमा का मतलब होता है सिद्धांत, एनिग्मा का मतलब होता है पहेली। ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए आपको पीछे टी ए को ऐड करना होता है। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ आज मैं, आज के क्विज में आपसे पूछा हुआ है। स्कीमा, डोगमा और एनिग्मा। डोगमाटा, स्केमेटा और एनिग्मेटा, ऐसे ही वर्ड्स प्लूरल बनाए जाएंगे। बड़े आगे इरेगुलर नाउन्स याद कर लेगा ना, 20-30 ही हैं, अच्छे से करवाए हुए हैं आपको, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आगे क्या कह रहा है जी विद द मंडल कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1980 दैट वाज बेस्ड ऑन द कास्ट सेंसस डेटा ऑफ 1931 स्टिल रिमेनिंग द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग बैकवर्डनेस एंड डिटर्मिनिंग द एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन to other backward classes or OBC. The need for a comprehensive census that provides data to support or evaluate existing reservation quotas और लंबा सेंटेंस है यार, एक काम करते हैं, ये सेंटेंस जो है ना यहाँ से लेकर के यहीं पढ़ लेते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे क्योंकि आगे और भी लंबा है। कह रहा जी विद यानी कि के साथ ही। अच्छा किसके साथ भाई? मंडल कमीशन के उस रिपोर्ट के जो 1980 की थी, कह रहा और जो कि बेस्ड थी, जो कि आधारित थी कास्ट के डेटा पे, कास्ट की जनगणना पे जो हुई थी 1931 में, 21 में नहीं 31 में। कह रहा जी ऐसी मंडल कमीशन रिपोर्ट के जो 31 के डेटा के ऊपर बनी हुई थी और 1980 में बनी थी, 50 साल बाद। कह रहे उस रिपोर्ट के ना आज भी रिमेन करने के, बने होने के साथ ही, और क्या बने होने के साथ ही, आधार यानी कि बेसिस ढूंढने का यानी आइडेंटिफाई करने का बैकवर्डनेस को, पिछड़ेपन को, और डिटरमाइन करने का, निर्धारित करने का एक्सटेंट ऑफ रिजर्वेशन को, आरक्षण के जो है लेवल को। और किन के लिए भाई? ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो कह रहे जी आज भी 1980 की इस रिपोर्ट के जो 31 के डेटा पे बनी हुई थी, इसके आज भी आधार बनने के साथ ही
ओबीसी को जो है कोटा देने का। हुआ क्या? हुआ ये, अब आगे वाला पढ़ेंगे। द नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस दैट प्रोवाइड्स डेटा टू सपोर्ट और इवेल्युएट एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन कोटास और टू असेस डिमांड्स फॉर देम रिमेन्स पर्टिनेंट। कह रहे जो नीड है, जो ज़रूरत है एक बहुत ही डिटेल्ड या कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस की, जनगणना की, जो हमें देती है डेटा सपोर्ट करने के लिए या फिर जायज़ा लेने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए आजकल चल रहे जो कोटा हैं उनको, और या फिर असेस करने के लिए। इवेल्युएट और असेस एक ही बात है, उन मांगों को जो उनके लिए है ना, इन कोटास के लिए। कह रहे ये जो है ना नीड, ये आज भी बनी हुई है पर्टिनेंट, आज भी बनी हुई है रेलेवेंट। आगे बात समझ में? भाई हमारे पास ओबीसी को कितना बैकवर्ड है, कितना नहीं है, उसको निर्धारित करने के लिए एक 1980 की रिपोर्ट है, आज से 40 साल पुरानी, और ये रिपोर्ट जो थी आज उस वक्त से भी 50 साल पुराने डेटा पे आधारित थी। तो कह रहे जी अगर ऐसी हालात को देखें ना तो ये बात तो साफ़ हो जाती है कि बहुत नीड है हमारे देश में, कैसे भी करके कास्ट बेस्ड सेंसस करवाओ और उस सेंसस के आधार पे देखो कि जो आज कोटा चल रहे हैं क्या उनको सपोर्ट किया जाए या फिर उनको इवेल्युएट करें, उनको कम ज़्यादा करें, या फिर कैसे उन डिमांड्स को समझें जो इन कोटास के लिए आती हैं, कैसे उन डिमांड्स को असेस किया जाए। कोई भी नई जाति खड़ी होकर बोल देती है हमें भी ओबीसी बना दो, तो डिमांड तो तभी देख पाएंगे जब हमारे पास डेटा होगा, नया डेटा होगा। ये बना हुआ है, ये बड़ा सा सेंटेंस और पढ़ा जा सकता है, इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। ये विद वाला पूरा का पूरा फ्रेज अलग है कॉमा से पहले, और यहाँ नीड से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है कॉमा के बाद। चलिए दैट की वर्ब है वॉज बेस्ड, दैट आया है 1980 की सेंसस के लिए, है ना, रिपोर्ट के लिए। नीड की वर्ब है रिमेंस, नीड बनी हुई है, आज भी रिमेंस है। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट आप जानते हैं रिलेवेंट हो, संबंधित हो, जुड़ा हुआ हो। असेस, इवेल्युएट एक ही बात है, दोनों वर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज़ का जायज़ा लेना, इवेल्युएट करना, किसी चीज़ को समझ गए ना, उसमें उसको देखना उसमें कितना दम है। दैट की वर्ब है प्रोवाइड्स, दैट आया है कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस के लिए, ऐसी सेंसस जो डिटेल्ड है, एग्जॉस्टिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी सच अ डिलीजेंट एक्सरसाइज वुड ऑल्सो सर्व अ लीगल इम्पेरेटिव अलाउइंग द गवर्नमेंट टू आंसर द सुप्रीम कोर्ट्स कॉल फॉर क्वान्टिफाइबल डेटा। अब कह रहे ये जो है ना ऊपर वाला पूरा सेंसस, ये लोगों के काम ही नहीं आएगा। कह रहे जी ऐसी एक डिलीजेंट एक्सरसाइज, डिलीजेंट का मतलब है फुल ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। कह रहे जी ऐसी एक हार्ड वर्किंग और सिंसियर अगर एक्सरसाइज हो गई ना, ये साथ ही साथ सर्व करेगी एक लीगल इम्पेरेटिव को, एक कानूनी जो है फ़र्ज को, एक कानूनी फ़र्ज भी ये पूरा करेगी, सर्व करेगी लीगल इम्पेरेटिव को। और कैसे? अलाउ करते हुए हमारी सरकार को कि वो आंसर कर सके सुप्रीम कोर्ट की उस मांग को जो है क्वांटिफाइबल डेटा की कास्ट को लेकर के। तो गवर्नमेंट ने जब EWS लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप किस डेटा के आधार पे EWS लगा रहे हैं, तो क्वांटिफाइबल डेटा हमें ला करके दो, ऐसा डेटा जिसपे हम कुछ क्वांटिटी निकाल पाएँ। देश में इतने EWS हैं, इतने जनरल हैं, इतना उनका जो इनकम लेवल है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये मांगे जो है ना, ये मांगों की लीगल जो है इम्पेरेटिव भी पूरा कर देगी, ऐसी अगर एक सेंसस सरकार ने करवाई तो सबका फ़ायदा है। एक्सरसाइज की वर्ब है वुड सर्व। अच्छा क्वांटिफाइबल मैंने आपको बता दिया, जिसको क्वांटिटी में निर्धारित किया जा सके, जिसको गिन के बताया जा सके, है ना, आसान भाषा में बोलें तो समथिंग विच कैन बी काउंटेड। अलाउ वर्ब अपने साथ में टू इन्फिनेटिव को लेगी। अलाउ समवन टू डू समथिंग, प्लीज़ अलाउ मी टू गो, प्लीज़ अलाउ अस टू अपीयर इन द एग्ज़ाम। लेकिन अलाउ का सिनोनिमस वर्ब होता है लेट, LET लेट, और ये अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। दोनों का मतलब एक ही है, अलाउ के साथ में टू इन्फिनेटिव, लेट के साथ में बेस फॉर्म। कॉन्सेप्ट ये कई बार हो चुका है, आज फिर से रिवाइज करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे अलाउइंग की जगह पे लेटिंग लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ, तो फिर टू आंसर गलत है, यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखना होगा लेट के साथ में बेस फॉर्म। चलो कह रहा है बट काउंटिंग कास्ट इज़ नॉट ईजी। कह रहा है लेकिन कास्ट को काउंट करना ईजी नहीं है, बड़ा ही टेढ़ी खीर है। कैसे? कह रहे एन इनहेरेंट वीकनेस इज़ एविडेंट इन हाउ द गवर्नमेंट डिस्क्राइब्ड द सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस इन 2011। कह रहे जी कास्ट की जो सेंसस है उसमें एक इनहेरेंट वीकनेस जो है ना, उसके अंदर ही अंतर्निहित इनहेरेंट, उसका एक इनसेपरेबल पार्ट, ऐसी जो वीकनेस है, ऐसी कमजोरी जो है वो एविडेंट है, वो जग जाहिर है, क्लियर है इस चीज़ में इन कि कैसे हमारी सरकार ने डिस्क्राइब किया, परिभाषित किया 2011 में कास्ट वाली सेंसस को। अब आपको सुन के हैरानी होगी 2021 में जो मांगे उठ रही हैं, 2011 की सेंसस में कास्ट बेस्ड सेंसस हो चुकी है।
बस वो सेंसस को कभी पब्लिश नहीं किया गया, बीजेपी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से, कांग्रेस अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से। तो कह रहे एक इनहेरेंट वीकनेस जो है हमें साफ साफ जाहिर होती है। 2011 में भी पूरा ये काम हो चुका है, जैसा कि गवर्नमेंट ने 2011 की सेंसस को डिस्क्राइब किया जिस तरीके से। और क्या बताया गवर्नमेंट ने बताया 2000 सेंसस को डिस्क्राइब किया एज बीइंग रिडल्ड विद इन्फॉर्मिटीज़ दैट मेड द डेटा कलेक्टेड अनयूजेबल। गवर्नमेंट ने बताया कि 2011 की सेंसस है जो रिडल्ड विद है, जो डैमेज्ड है। और किससे डैमेज्ड है? बहुत सारी कमजोरियों से, वल्नरेबिलिटी से, वीकनेस से, इन्फॉर्मिटी से। और ये वही इन्फॉर्मिटीज़ हैं जो बना चुकी हैं इस डेटा जो कलेक्टेड है अनयूजेबल, यूज़ में ना आने लायक। तो सरकार ने ये बोला कि सेंसस करवा दिए, लेकिन करवाने के बाद हमें पता लगा कि ये डेटा किसी काम का नहीं है। इस डेटा के आधार पे हम तो जातियों को निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं। वीकनेस की वर्ब है इस, गवर्नमेंट की वर्ब है डिस्क्राइब्ड। व्हेन यू आर रिडल्ड विद समथिंग, तो इसका मतलब है आप उस चीज़ से फिल्ड इन हो, भरे हुए हो, और नेगेटिव चीज़ से। तो रिडल्ड इन वर्ड का या फ्रेज़ का आसान भाषा में मतलब होता है डैमेज्ड। अगर कोई चीज़ किसी नेगेटिव चीज़ से भरी हुई है ना, तो वो उस चीज़ का शिकार है, उससे डैमेज्ड है, रिडल्ड विद है ना। द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी इज़ रिडल्ड विद रिस्क। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो भरी हुई है या डैमेज्ड है रिस्क से। हर प्रिपरेशन के हर एस्पेक्ट में आपको रिस्क मिलेगा, टाइम और लाइफ जो आपकी दांव पे लगी रहती है। एविडेंट मतलब क्लियर हो, ऑब्वियस हो, सबके सामने हो। इनहेरेंट मतलब इनसेपरेबल चीज़ जो अंदर ही बसी हुई हो। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कमजोरी। ये वर्ड बना है फॉर्म से। फॉर्म का मतलब है मजबूत, फॉर्मिटी मतलब मजबूती, इन्फॉर्मिटी मतलब कमजोरी। आ रही बात समझ में? फॉर्म, मजबूत, फॉर्मिटी और इन्फॉर्मिटी, ऐसे इस वर्ड को बनाया गया है। अब देखो वो डेटा क्यों यूजेबल नहीं है 2011 का। कह रहा है जी डेटा हेयर रिकॉर्डेड 46 लाख डिफरेंट कास्ट, सब कास्ट एंड क्लैन सरनेम्स विच रिक्वायर्ड एडिक्वेट पार्सिंग बिफोर बीइंग यूज्ड फॉर प्रॉपर एनमरेशन। कह रहा है डेटा ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया 46 लाख जातियों को या उपजातियों को या फिर सरनेम्स को। और कह रहे जिसको ज़रूरत है पर्याप्त तौर पे पार्सिंग की, पर्याप्त तौर पे सेग्रीगेशन की। पार्सिंग क्या होता है? हर वर्ड को, हर चीज़ को अलग अलग करना। इंग्लिश में पार्सिंग करवाता हूँ ना मैं, एक एक वर्ड ब्रेक करता हूँ, तो वैसे ही इस डेटा में भी 46 लाख जातियों को पर्याप्त तौर पे तोड़ने की ज़रूरत है, इससे पहले कि उनको इस्तेमाल किया जाए प्रॉपर इनमरेशन के लिए, सही तरीके से उनके नंबर को एनालाइज करने के लिए। इनमरेशन वर्ड जो है नंबर से बना है। अगर किसी चीज़ को इनमरेट कर रहे हैं तो आप उसको आंकड़ों में जाहिर कर रहे हैं। तो ये 46 लाख जातियों को भी आपको ढंग से पहले तोड़ना पड़ेगा। भाई ये जातियाँ एससी में आती हैं, ये एसटी में आती हैं, ये जनरल हैं, ये ओबीसी हैं, एससी एसटी कौन से एसटी है तो कौन से जो रिलीजन का, रिलीजन बेस्ड जो है सेंसस भी थी, इसमें रिलीजन का डेटा भी मिलेगा आपको। तो जब तक तोड़ोगे नहीं ना, तब तक आप इस डेटा को बस पकड़ के बैठे हो, इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। चलिए, डेटा की वर्ब रिकॉर्डेड, विच की वर्ब रिक्वायर्ड। और क्या हुआ? कह रहे जी द सर्वेज हैरिड कंडक्ट विदाउट यूटिलाइजिंग द सेंसस कमिश्नर्स and the office of registrar general properly also rendered it problematic। कह रहे सर्वे का जो जल्दबाजी में कंडक्ट हुआ था, कंडक्ट करना मतलब किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, कैरी आउट करना। हरिड का मतलब है हड़बड़ी या जल्दबाजी में। तो सर्वे का जो जल्दबाजी में जो करवाया गया था बिना इस्तेमाल में लिए सेंसस कमिश्नर्स को और या फिर रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस को तरीके से, तो इन दोनों ऑफिस को ढंग से यूज़ नहीं किया गया सेंसस में। कह रहा है इस चीज़ ने भी ना रेंडर कर दिया, बना दिया इस पूरी सेंसस को प्रॉब्लमेटिक, इस पूरी सेंसस को प्रॉब्लम से भरा हुआ। रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना। एक्सीडेंट ने उसको अपाहिज बना दिया, बेरोज़गारी ने हमें मजबूर बना दिया, शिक्षा ने हमें सशक्त बना दिया, कंडक्ट ने इस पूरी सेंसस को प्रॉब्लमेटिक बना दिया। रेंडर के बाद में आपको हमेशा एक एडजेक्टिव मिलेगा जिस भी चीज़ को जैसा बनाया गया हो। बढ़े आगे, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इस साल की सेंसस के लिए जो सरकार को करवानी है, वहाँ पे जातिगत जो सेंसस है उसके लिए क्या सजेशन है, सजेशन देगा सरकार को, कुछ सुझाव देगा। कह रहा है मोर थोरो गोइंग एक्सरसाइज वुड इंटेल एंड एडिक्वेट कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सब कास्ट नेम्स इनटू सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिनोनिमिटी एंड इक्विवेलेंस ऑफ द सेल्फ आइडेंटिफाइड ग्रुप नेम्स रिवील्ड बाय रिस्पोंडेंट्स इन द सेंसस। कह रहा है अगर फिर करवानी है ना तो एक और थोरो गोइंग एक्सरसाइज करनी है आपको, एक और डिटेल्ड ऐसी ही एक्सरसाइज अगर आपको करनी है। थोरो गोइंग मतलब वेरी डिटेल्ड। तो कह रहे वो इंटेल करेगी, वो ज़रूरी बनाएगी। इंटेल करना मतलब किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना, नेसेसिटेट करना, रिक्वायर करना। तो उसमें ज़रूरत होगी पर्याप्त तौर पे कंसोलिडेशन की, एकीकरण की। कंसोलिडेशन मतलब डेटा को इकट्ठा किया जाए, एक जगह लाया जाए। और ये डेटा किसका है? जातियों का
उपजातियों के नेम्स का, और एकीकरण किस में होगा? एकीकरण होगा सोशल ग्रुप्स में, सामाजिक समूहों में। और ये किस पे बेस्ड होगा? ये बेस्ड होगा सिनोनिमिटी पे या इक्विवेलेंस पे। कास्टों में सिनोनिमिटी भी तो होती है ना, यादव यदुवंशी, दुबे द्विवेदी, चौबे चतुर्वेदी। आ रही बात समझ में? तो ये इक्विवेलेंस यानी कि इक्वालिटी है या फिर सिनोनिमिटी है, एक ही जैसी दो कास्ट हैं, सिनोनिम है एक दूसरे की। कह रहे इन आधारों पे अगर सेग्रीगेशन किया जाए तो ये सेग्रीगेशन ही इंटेल करेगा, वही ज़रूरी होगा एक ऐसी सेंसस के लिए। और ये किसका होगा सेग्रीगेशन? कास्ट के मतलब किस तरह से होगा? ये होगा सेल्फ आइडेंटिफाइड ग्रुप नेम्स का। आपने खुद ही अपना ग्रुप नेम बनाया ना, अपना क्लैन नेम बनाते हो, भाई मैं इस जाति से हूँ, इस गोत्र से हूँ, सेल्फ आइडेंटिफाई करते हो आप सेंसस में, जो रिवील्ड बाय होता है रिस्पोंडेंट्स, जिसको रिवील किया जाता है रिस्पोंडेंट्स के द्वारा सेंसस में। तो ये सारा काम आपको पहले करके रखना है, लिस्ट बना के रखनी है। कोई आदमी बोले ना मैं यादव हूँ, तो उसको यादव वाले खाने में डाल देना है, पर आपको पहले लिस्ट बनी हो, आपने हर कास्ट को किसी लिस्ट जो है उस लिस्ट के किसी हिस्से में रखा हो, चाहे एससी में रखा हो, चाहे ओबीसी में रखा हो, चाहे जो है जनरल में रखा हो। एक्सरसाइज की वर्ब है वुड इंटेल। थोरो गोइंग का मतलब है किसी चीज़ की बात की जा रही है जो बहुत डिटेल्ड है, जिसमें हर चीज़ में हम थोरो होके गो करेंगे। इंटेल करना, ज़रूरी बनाना, नेसेसिटेट करना, कंसोलिडेशन आपको बता दिया, चीज़ों का इंटीग्रेशन या एग्रीगेशन। चलिए और क्या करना होगा, ये काम तो करना ही है। कह रहा है जी मार्किंग दीज ग्रुप्स अगेंस्ट द ओबीसी, एससी और एसटी लिस्ट फॉर ईच स्टेट वुड बिल्ड अ यूजफुल डेटाबेस। कह रहा है फिर इन ग्रुप्स को आप मार्क करोगे ओबीसी, एसटी और एससी के हिसाब से उनकी लिस्ट में हर स्टेट के लिए। अगर एक स्टेट में आप एससी हैं, हो सकता है आपके बगल वाली स्टेट में आप ओबीसी हो, ऐसा भी तो है ना। तो आपको मार्क करना पड़ेगा हर स्टेट के हिसाब से उसकी कैटेगरी को। कह रहे हैं और ये जो चीज़ है ना मार्क करने की, ये बिल्ड कर देगी एक बड़े ही यूजफुल डेटाबेस को, ऐसे डेटाबेस को जो आपके काम लगे। कह रहे हैं विच विल बी यूटिलाइज्ड इन द डेसिनियल सेंसस। और कह रहे जी इसी डेटाबेस के आधार पे, इसी को यूज़ करते हुए 10 साल में डेसिनियल जो सेंसस है वो करवाई जा सकती है। आई बात समझ में? तो ये सारा होमवर्क करने के बाद में सेंसस को शुरू करना है, पहले ये सारा काम आपको खुद से करके तैयार करना है सरकार को। मार्किंग की वर्ब है वुड बिल्ड, विच की वर्ब है कैन बी यूटिलाइज्ड। डेसिनियल मतलब जो 10 साल में एक बार हो, रिकरिंग एवरी 10 ईयर्स। कह रहे द डेटा ऑब्टेन्ड दिस वे कैन बी यूज टू पास एग्रीगेटेड सोशो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन फॉर दीज ग्रुप्स। कह रहे जो डेटा ऑब्टेन्ड है इस तरीके से, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है पार्स करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए, इस मिले जुले, इस एग्रीगेटेड, इस कंसोलिडेटेड सोशो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को इन ग्रुप्स के लिए। समझ में आ ही रहा होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें है नहीं। तो जो डेटा बनाओगे उसके हिसाब से आप लोगों को उनकी जातियों में पार्स करोगे, है ना, उनको अलग अलग जो है अपनी जातियों में डिवाइड करोगे। डेटा की वर्ब है कैन बी यूज्ड। एग्रीगेटेड मतलब मिला जुला, है ना, एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ये सोशो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका इकोनॉमिक स्टेटस भी आ गया, आपका सोशल स्टेटस भी आ गया, आप किस जाति से और कितना कमाते हो। करे जी बट विद द गवर्नमेंट हैविंग पोस्टपोन्ड द लॉन्ग डिलेड 2021 सेंसस एंड नॉट एक्वेसिंग द डिमांड फॉर इंक्लूडिंग कास्ट काउंट्स, क्वेश्चन रिमेन वेदर एन इफेक्टिव कास्ट सेंसस इज पॉसिबल। कह रहा है लेकिन समस्या ये है, ये तो हमने सारे सोल्यूशन बताए हैं, सरकार करने को तैयार नहीं है ये सारे काम। कह रहा है लेकिन सरकार के, गवर्नमेंट के, विद यानी साथ ही, और क्या करने के, पोस्टपोन्ड कर चुकने के साथ ही, आगे धकेल देने के साथ ही 2021 में जो सेंसस थी, जो ड्यू थी, जो लॉन्ग डिलेड है, जो बहुत देर हो चुकी है। कह रहा है जी सरकार के देरी से होने वाले सेंसस को और आगे देरी से करवाने के साथ ही, और ना ही एक्वाइंस करने के, ना ही मानने के, एग्री करने के इस डिमांड को जो है इंक्लूड करने की कास्ट के काउंट को। तो कह रहा है सरकार के दोनों कामों को करने के साथ ही ना सेंसस करवा रही है, और करिए करवाएंगे तो भी कास्ट को नहीं इंक्लूड करेंगे। सवाल अभी भी बने हुए हैं इस चीज़ के साथ, क्वेश्चंस रिमेन है वेदर हाँ या ना, कि एक इफेक्टिव कास्ट सेंसस पॉसिबल है भी या नहीं। भाई उस पूरे काम में तो बहुत प्रिपरेशन चाहिए, ऐसा आदमी प्रिपरेशन कैसे कर सकता है जो करना ही नहीं चाहता उस काम को। तो सरकार अगर करना ही नहीं चाहती है तो सवाल यही बना हुआ है कि कैसे ये काम होगा। ये तो बड़ा टेढ़ा काम है, पूरी तैयारी के साथ हो सकता है। क्वेश्चन की वर्ब है रिमेन, कास्ट सेंसस की वर्ब है इज, एक्वाइंस का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, अग्री कर लेना। कह रहे जी देर इज ऑफ कोर्स द रिस्क ऑफ रेइफिकेशन ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज इवन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर सीक्स टू बिल्ड कास्टलेस सोसाइटी। कह रहे जी ऑफ कोर्स रिस्क भी है, एक जोखम भी है इस सेंसस को करवाने का। आप इस सेंसस को करवाओगे ना तो रिस्क आ जाएगा रेइफिकेशन का। रेइफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रियल बनाना, रियलाइज या एक्चुअलाइज या ऑब्जेक्टिफाई करना।
तो कह रहे जी रियल बनने का रिस्क है कास्ट की आइडेंटिटीज़ का। अभी तो कास्ट आप बोल देते हो मैं बनिया हूँ, फिर जब कागजों में बनिया 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 लिखा होगा फिर तो ये बात पक्की हो जाएगी आप बनिया है, तो बनिया तो एक नई आइडेंटिटी बन के आ जाएगी। तो ये रिस्क भी है कि कास्ट जो है वो एक रियल चीज़ बन जाए हमारे देश में। यहाँ तक कि जब इवन एज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, संवैधानिक सिस्टम है, वो कोशिश कर रहा है कास्ट लेस सोसाइटी को बिल्ड करने की, तो ये रिस्क भी बना हुआ है कि कहीं हम कास्ट को और मजबूत ना करते हैं सेंसस से। रिस्क की वर्ब है इज़, ऑर्डर की वर्ब है सीक्स। ऑर्डर का मतलब होता है जी सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मतलब संवैधानिक सिस्टम। रेइफिकेशन मैंने आपको बता दिया, ऐसी चीज़ जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है आपने उसको मूर्त रूप दे दी, उसको समझ के ऑब्जेक्टिफाई या मटेरियलाइज या एक्चुअलाइज या रियलाइज कर लिया। चलो कह रहे जी बट विद कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन स्टिल प्रीडोमिनेंट सच अ सेंसस सीम्स पॉलिटिकली इम्परेटिव। कह रहे जी लेकिन कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन के आज भी प्रीडोमिनेंट होने के साथ ही, कास्ट के आधार पे आपकी पहचान होने के आज भी इस चीज़ के प्रभावी होने के साथ ही, प्रिवेलिंग होने के साथ ही, कह रहा है ऐसे एक देश में ना ऐसी एक सेंसस जो है वो पॉलिटिकल इम्परेटिव है, सियासी तौर पे एक ज़रूरत है। आई बात समझ में? जहाँ पे हर आदमी बात ही जाति के हिसाब से करता है, रिश्ते ही जाति के हिसाब से बनाता है, तो फिर वहाँ करवा लो जातिगत सेंसस, तो क्या बड़ी बात है। कह रहा है जी इवन इफ मॉरली फ्लॉड फॉर द पर्पज ऑफ एड्रेसिंग सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एनइक्विटीज़। कह रहा है जी यहाँ तक कि अगर ये मॉरली फ्लॉड भी है, नैतिक तौर पे गलत भी है ना ये सेंसस, तो ये फिर भी एक सोशल इम्पेरेटिव है। और इम्पेरेटिव ये क्यों है, ये फोर लगा के बता रहा है। इस पर्पज़ के लिए ज़रूरी है, इम्पेरेटिव है, जो है संबोधित करना हमारी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को, इनइक्विटीज़ को। और कैसे संबोधित करना है? थ्रू फेसाइल रिजर्वेशन कोटास। ऐसे रिजर्वेशन कोटास के जरिए जो फेसाइल हैं, जो देखने में बड़े अच्छे हैं लेकिन सुपरफिशियल हैं, जिसको ज़रूरत है उसको शायद नहीं मिल रहे, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहे हैं, डेप्थ नहीं है जिनमें। अब वो कौन से कोटास हैं? कह रहे वही कोटास दैट कन्फर इनकम बेनिफिट्स एंड अ डिग्री ऑफ सोशल जस्टिस विदाउट एक्चुअली एडवांसिंग द कॉज ऑफ ए ट्रूली कास्टलेस सोसाइटी। कह रहे जी वही कोटा है जो बार बार दे देते हैं, कन्फर कर देते हैं पैसे के बेनिफिट्स को और सोशल जस्टिस की कुछ डिग्री को, एक लेवल को। थोड़ा पैसा भी मिलता है रिजर्वेशन मिलने वाले को और थोड़ा समाज में सोशल जस्टिस भी मिलता है। और कैसे? बिना वास्तव में आगे बढ़ाए उस मिशन को, उस कोज को, जो है सच में एक जाति रहित सोसाइटी का, कास्टलेस समाज का। लंबा सेंटेंस है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। कह रहा है जी गलत चीज़ है, हम जानते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस, लेकिन ऐसा एक देश जहाँ पे जाति के आधार पे ही सब कुछ हो रहा है, आज भी जाति के हिसाब से सब कुछ चलता है, ऐसी एक सेंसस जो है ना, ऐसे एक देश में सियासी तौर पे, राजनीतिक तौर पे एक फ़र्ज़ है सरकार का, चाहे ये कितनी भी मॉरली फ्लॉड हो, चाहे ये सेंसस नैतिक तौर पे कितनी भी भ्रष्ट हो। और ये क्यों फ़र्ज़ है सरकार का? ये फ़र्ज़ है इस पर्पज़ से कि हम एड्रेस कर सकें सामाजिक और आर्थिक इनइक्विटीज़ को, समाज की और अर्थ की यानी पैसे की असमानताओं को। और कैसे एड्रेस कर सकें? रिजर्वेशन कोटास के जरिए, समझ गए ना, आरक्षण के कोटास के जरिए, जो बड़े फेसाइल हैं, जो देखने में स्मूथ लगते हैं, लोगों को मज़ा आता है सुन के कि रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उनमें कोई डेप्थ नहीं है, सुपरफिशियल है, वो कोई डेटा नहीं है उन कोटास के पीछे कि किस आदमी को देना है, किस आदमी से लेना है। और कह रहे वही कोटा हैं जो लोगों को पैसा भी दे देते हैं और समाज में सोशल जस्टिस भी दिला देते हैं, बिना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उस मिशन को आगे बढ़ाए, जो मिशन है अंत में जाकर के कास्टलेस सोसाइटी का। चलिए, अच्छा सेंटेंस था और यही सेंटेंस इस आर्टिकल की सोल है। सेंसस की वर्ब है सीम्स, दैट की वर्ब है कन्फर, दैट आया है रिजर्वेशन कोटास के लिए। फेसाइल मैंने आपको बता दिया, देखने में स्मूथ, सहज, सरल, लेकिन जिसमें रिफाइनमेंट ना, जिसमें डेप्थ ना हो, सुपरफिशियलिटी हो, ऊपर ऊपर से हो, है ना, ऊपर ऊपर से कोटा मिल रहा है, और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है जो लोग ट्रूली जो है पिछड़े हुए हैं उनके लिए। प्रीडोमिनेंट मतलब प्रभावी, ओवरराइडिंग या मेन। चलिए अब जल्दी से क्विज़ की तरफ बढ़ेंगे। आर्टिकल आज का चैलेंजिंग था, पढ़ने में ईजी बिल्कुल भी नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सबसे बड़ी कमी या ड्रॉबैक क्या है कास्ट को सोशो इकोनॉमिक सेंसस में इंक्लूड करने का। तो कास्ट बेस्ड सेंसस अगर करवाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है उसका। आर्टिकल आपने अच्छे से पढ़ा है, बार बार बताया आपको नुकसान, वही नुकसान आपको सही ऑब्जेक्टिव में से चूज़ करना है। सेंसस जो है समाज में डिसइंटीग्रेशन को प्रमोट करेगी, समाज में एकता को तोड़ेगी, या ये सेंसस बड़ी मुश्किल है और बड़ी महंगी है, इसको करवाना भी बहुत मुश्किल है और इसके डेटा को एनालाइज करना भी मुश्किल है, या फिर ये जो है ऑब्जेक्टिफाई कर देगी का एब्स्ट्रैक्ट कास्ट को,
जातियों को जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनको एक रियल थिंग बना देगी और हमारे देश में कास्टलेस सोसाइटी के पर्पज़ को डिफीट करेगी। और या फिर ये सेंसस में डेटा को मिसयूज़ किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। सही आंसर को चूज़ करना है। फर्स्ट कमेंट में मेरा आंसर है, आप अपना निकालें और फिर मेरे वाले से मैच करें। ये क्विज़ किया करो, मेहनत से बनता है और अच्छे क्वेश्चन रखता हूँ इसमें मैं। जो लोग कर रहे हैं रोज़ रेगुलरली शो, वो देख रहे होंगे आरसी में कितनी हेल्प मिल रही है। सेकंड में आपसे पूछा जी, थीम या सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का। अगर इस पूरे पैसेज को एक सेंटेंस में बताना हो तो वो एक सेंटेंस क्या होगा? भारत को कास्टलेस सोसाइटी की तरफ काम करना चाहिए। सेंसस इस तरह की बड़ी मुश्किल और बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। इंडिया बहुत अच्छा करेगा अगर ऐसी सेंसस को अवॉइड करेगा और कास्टलेस सोसाइटी की तरफ काम करेगा। या फिर इस कास्ट बेस्ड सेंसस की एडवांटेज ज़्यादा है और पिटफॉल्स कम है, नुकसान कम है आज के भारत के लिए। वही भारत जिसमें कोई मजबूत डेटाबेस है ही नहीं रिजर्वेशन पॉलिसी और कोटा को बेस करने के लिए। तो पूरी थीम या सेंट्रल आइडिया आपको निकालना है। मेरे ख्याल से समझाने भर से आइडिया निकल आया होगा। डालो, पहले आप निकालो फिर मेरे कमेंट से मैच कर लेना। फिर डेसिनियल का मीनिंग पूछा आपसे, इस वर्ड का मीनिंग आप निकाल ही लोगे। चौथे पाँचवें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी आपको सुप्रीम कोर्ट के आसपास और दूसरी एरर आपको मिलेगी चलो दूसरी यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। 6वां 7वां 8वां तीनों क्लोजेस बेस्ड हैं। टेंटामाउंट के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाओगे, स्टेम के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाओगे, और लास्ट में ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स ए या एन, फेसाइल, पर्टिनेंट, टेंटामाउंट या इम्पेरेटिव। सही वर्ड को चूज़ करना है 8वें में। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं, जाके मैच कर लो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। पूरे मामले में आपकी क्या राय है? अगर 2 से 3 सेंटेंसेस में इंग्लिश में लिख के बता सकें तो ज़रूर से लिखें। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा रिप्लाई कर सकूँ कर दूँ, है ना। चलिए मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।